हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन WS अकेडमी एंड दिस इज MCQ सीरीज फॉर इक्वालिटी एंड एनवायरनमेंट। और एक एक करके देख लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। डू राइट इन द जो करेक्ट आंसर आपको लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट बॉक्स में लिख लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और दिस इज इक्वालिटी एनवायरनमेंट MCQ सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 इज हेयर। द नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, उनकी जो नेचुरल रेजिडेंस होती है, मतलब जो बाय नेचर जहाँ पे वो पैदा होते हो, जहाँ पे वो रह पाते हैं अच्छे से, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शंस आर बायोम, नीचे, हैबिट और हैबिटेट। चूज द राइट आंसर एंड यस द राइट आंसर इज वेरी गुड, हैबिटेट। राइट। हैबिटेट हम बोलते हैं नेचुरल रेजिडेंस को, जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी नेचुरल रेजिडेंस होती है। कुछ जैसे वाइल्ड वो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ अपर रीचेस पे रहते हैं, कुछ फुट हिल्स पे रहते हैं, ह्यूमंस प्लेन्स में रहते हैं। राइट। तो हर एक की नेचुरल रेजिडेंस होती है, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। जैसे एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। इन इक्वालिटी द टर्म हैबिटेट इज यूज्ड टू रेफर टू द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। एन इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर इज दैट ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव इन द गिवन एरिया। तो ये जो हैबिटेट होता है ना, चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, वाइल्ड हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो इस नेचुरल हैबिटेट में अच्छे से क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस करता है और सर्वाइव भी करता है, फिर बच भी जाता है और बच्चे भी पैदा करता है, अपनी जो है जनरेशन को आगे बढ़ाता भी है। ठीक है। अच्छा, what is the name of the feature that allows organisms to survive in the conditions of their habitat? उस एक फीचर का नाम क्या है जिससे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं उनकी हैबिटेट के कंडीशंस को लेके। फॉर एग्जांपल किसी का हैबिटेट होता है वो बहुत सर्द इलाका होता है। अब ऐसा क्या फीचर होता है उस ऑर्गेनिज्म में, वो क्या करता है ऐसा ऑर्गेनिज्म कि वो सर्वाइव कर पाता है इतनी सारी ठंड में या इतनी सारी गर्मी में। ठीक है। उस फीचर को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर एडजस्टमेंट, एडेप्टेशन, एक्लेमाइजेशन, एडेप्टिव वेरिएशन एंड द राइट आंसर इज यस, द राइट आंसर इज एडेप्टेशन। ठीक है। The right answer is adaptation. Option B is the right answer. Adaptation is the method of adjusting to new habitats or changes in their existing environment according to evolutionary theory. It is the outcome of natural selection acting on heritable variation over generations. देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म नए किसी हैबिटेट में चला गया, नए किसी जगह चला गया और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है। या खाना डिफरेंट होगा, या तो वो मरेगा जल्दी ही, या अगर बहुत सारे वहाँ पे जाएंगे तो या फिर क्या करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे। लेकिन सर्वाइव करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, एडाप्टेशन करना पड़ता है, खुद को उस माहौल के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है। उसमें उस माहौल के साथ एडाप्ट करना पड़ता है। या क्या हो सकता है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, अब जहाँ पे वो नेचुरली रहते हैं, कोई जो है वाइल्ड जो है एनिमल्स वो रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है। लेकिन उस फॉरेस्ट एरिया में क्या हुआ, उस समय कहत साली हो गई, या कोई पर्टिकुलर फ्रूट नहीं बना, या बारिशें ज़्यादा नहीं हुई। ठीक है। गर्मी बढ़ गई, तो उसके साथ भी उनको ठीक है खुद को अडेप्ट करना पड़ता है। तो चाहे एग्जिस्टिंग हैबिटेट में चेंजेस आ जाए या नए हैबिटेट की ओर जाए, वो एक फीचर जो ऑर्गेनिज्म में होता है दैट इज एडेप्टेशन। ठीक है। बात समझ में आ गई। ओके। शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस इज नेम्ड आफ्टर। ये इसको एक लॉ माना जाता है इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, एक लॉ है, लॉ ऑफ टॉलरेंस, शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। वो बेसिकली किस जो है एनवायरनमेंटलिस्ट के बाद के नाम पे दिया गया है। जेम्स शेल्फोर्ड, जैकब शेल्फोर्ड, अर्नेस्ट शेल्फोर्ड, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज अर्नेस्ट शेल्फोर्ड के जो है नाम पे दिस लॉ है, शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है। जो विक्टर अर्नेस्ट विक्टर अर्नेस्ट शेल्फोर्ड, ये देख लीजिए, विक्टर अर्नेस्ट शेल्फोर्ड डिस्कवर्ड शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस इन 1911 में इसे डिस्कवर किया। किसने? विक्टर अर्नेस्ट शेल्फोर्ड ने। इट क्लेम्स दैट एन ऑर्गेनिज्म's success is determined by a complicated set of circumstances, with each organism having a specific maximum, minimum and optimal environmental factor or combination of variables that determine सक्सेस। तो ये इसने 1911 में एक लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया। किसने? विक्टर अर्नेस्ट शेल्फोर्ड ने, जिसे क्लेम करता है कि ऑर्गेनिज्म का सक्सेस, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह रह पाएगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, उनकी उस हैबिटेट में या उस जीवन में उसको क्या क्या सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे, और इस ऑर्गेनिज्म के पास कितना ज़्यादा से ज़्यादा
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ये हो जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाएगा, या कम से कम एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कितना हो जाएगा चेंज, या कम कितना हो जाएगा, तो वो डिटरमाइन करेगा। और फिर उस सर्कमस्टेंसेस में फिर रहना ऑर्गेनिज्म का सक्सेस दिखाता है, ठीक है। और क्योंकि दैट मीन्स अगर एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं, चाहे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती है या कम एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती है, ऐसी कंडीशंस जिसमें मुश्किल होता है रहना, और फिर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, दैट मीन्स उसके पास बहुत टॉलरेंस लेवल होती है ना, दैट मीन्स उसने बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया। टॉलरेट करना मतलब बर्दाश्त करना। तो विक्टर अर्नेस्ट शेल्फर्ड ने दिया लॉ ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। इसके बाद Shelford's law of tolerance suggested that organisms with a wide tolerance limit for environmental factors show। तो जो शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस है, ये हमें क्या बताता है कि ऑर्गेनिजम्स, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़्यादा टॉलरेट करते हैं, जिनके पास वाइड टॉलरेंस लिमिट होता है, अगर जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जो बहुत ज़्यादा टॉलरेट करते हैं उन फैक्टर्स के लिए, वो हमें क्या दिखाता है? नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद लो पॉपुलेशन, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन, नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन। वो दिखाएगा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन। देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ, स्पीशीज दैट आर एबल टू विथस्टैंड हाई स्ट्रेस यूजुअली हैव ग्रेटर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लार्ज पॉपुलेशन। अब मुझे बताओ, ऐसी स्पीशीज जो बहुत ज़्यादा टॉलरेट करती होंगी डिफरेंट कंडीशंस को, ठीक है, ऐसी स्पीशीज जिसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होगा डिफरेंट कंडीशंस के लिए, क्या उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी या कम? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में टॉलरेंस ज़्यादा है, दैट मीन्स वो ज़्यादा बच सकता है ना, तो उनकी क्या होगी? उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, लार्ज पॉपुलेशन होगी, हाई पॉपुलेशन होगी। और क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम एरिया पे हो गया, वाइड एरिया पे होगा? ऑब्वियसली उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो बहुत वाइड होगा। क्यों वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन? क्योंकि वो कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर जो है टॉलरेट कर पाती है, वो दूर दूर एरियाज में रह सकती है ना। ओके, इसके बाद अ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, जब एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है हमारे पास, उनकी जब बहुत ज़्यादा वैरायटीज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, हैबिटेट, डाइवर्सिटी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एंड यस, इसका आंसर होगा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक टर्म है इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, विच इज यूज्ड टू डिफाइन फ्लोरा एंड फोना पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो फोना होगा या फ्लोरा होगा, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होंगे वहाँ पे, वो कितने डिफरेंट टाइप्स के होंगे, ठीक है। जितने डिफरेंट टाइप्स के होंगे उतनी हम डाइवर्सिटी होंगी, और दैट मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है, तो हम इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, animal adopts a similar state like sleep to reduce their metabolic rate, it is called। जो बोला जाता है कि एनिमल्स में एक जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, वो सोते हैं रात को, ठीक है। जैसे ह्यूमंस सोते हैं तो उस टाइम हम खाना नहीं खाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म बैठा हुआ होता है। तो एनिमल्स अडॉप्ट अ सिमिलर स्टेट, एनिमल्स भी ऐसा ही एक स्टेट अडॉप्ट करते हैं जैसे सोना, ठीक है। और उस स्टेट में, उस सोने जैसी स्टेट में वो क्या करते हैं? अपने मेटाबॉलिक रेट को कम करते हैं। मेटाबॉलिक रेट हो गया, जब हम खाना खाते हैं ना, वो खाना हजम होता है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब खाना हजम होता है और हमें एनर्जी मिलती है, तो लेकिन एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे एनिमल्स क्या करते हैं? सोने जैसी स्टेट, मतलब स्लीप जैसी स्टेट में जाते हैं, और उनका मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलेंगे, माइग्रेशन बोलेंगे, ट्रांसपरेशन बोलेंगे, हाइबरनेटिंग बोलेंगे, नन ऑफ दीज। माइग्रेशन हो गया एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, चेंज जगह करना। ट्रांसपरेशन हो गया पत्तों से, जब स्टोमेटा के पत्तों पे हमारे एक छोटे पोर्स होते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उन पे छोटे पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। वहां से जब पानी बाहर आता है ना, उसको हम ट्रांसपरेशन बोलते हैं। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं? हाइबरनेटिंग। जब एनिमल्स स्लीप लाइक स्टेट में जाते हैं और मेटाबॉलिक रेट कम करते हैं, उसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। Hibernation is a strategy for animals to store energy in order to withstand harsh weather or a shortage of food. Physiological changes such as reduction in body temperature and reduced metabolism are commonly involved in the process। तो हाइबरनेशन बेसिकली एनिमल्स क्या करती हैं? एक स्ट्रैटेजी होती है एनिमल्स की एनर्जी स्टोर करने की। जब उनको लगता है कि जैसे हार्श विंटर है, बहुत खतरनाक विंटर है, उस टाइम वो एनर्जी सेव करते हैं, या फूड शॉर्टेज है, हमें खाना नहीं मिलेगा, उस टाइम भी वो फूड एनर्जी स्टोर करते हैं। ऐसी चेंजेस वो अपनी बॉडी में लाते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं, सो दैट कि एनर्जी ज़्यादा खर्च ना हो और खाना कम ज़रूरत पड़े, या हार्श विंटर्स में वो एनर्जी बचाए और गर्मी में उसमें इस्तेमाल करे, ठीक है। तो उसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं।
हाइनाज एंड वल्चर्स आर, जो हाइना और वल्चर है ना, ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऑमनिवोरस, स्कैवेंजर्स, कार्निवोरस या हर्बिवोरस? क्या ये सिर्फ चाहे हर एक चीज़ खाते हैं? क्या सिर्फ प्लांट्स खाते हैं? क्या सिर्फ मांस खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, या डेड डिके पे पलते हैं? हाइनाज और वल्चर्स, बताइए। ये स्कैवेंजर्स है बेसिकली। जो वल्चर्स है ना, वल्चर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। क्यों? ये क्लींजर्स माने जाते हैं। क्लींजर्स क्यों? ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ करते हैं, क्योंकि जितना भी डेड बॉडी कहीं पे भी एनिमल का कहीं पे भी पड़ा हुआ होगा या ह्यूमन का, ये वो खाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को साफ करते हैं, अदरवाइज वहाँ पे बीमारियाँ उठेंगी। जैसे साइलेंस टावर है मुंबई में, साइलेंस टावर है बम्बई में। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जो आई थिंक उनको बोलते हैं जिव्स, जिव्स ही आई थिंक, हाँ। वो क्या करते हैं काम, जब कोई मरता है ना, उसको वो बाहर रखते हैं सो दैट कि उनको वल्चर्स खाए और एनवायरनमेंट साफ रहे। तो बेसिकली वल्चर्स क्या करते हैं काम, ये जितने भी जानवर मरते हैं ना, वो पड़े होते हैं, वल्चर्स आके उनको खाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। और हमने देखा वल्चर्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी कुछ सालों में, और उसमें ये देखा गया कि एक कहीं कहीं पे तो ये था कि वल्चर्स को खाना नहीं मिला था, लेकिन मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम केसेस में जब उनकी डेथ क्यों हो गई थी, उनकी ड्रूपिंग ऑफ हेड हो गई थी, हेड ड्रूप होके उनको वो मर गए थे। क्यों? क्योंकि एक ड्रग DEC, डिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक एक ड्रग है, वो पेन किलर है, ये पेन किलर है, और वेटरनरी में एनिमल्स को देते हैं। और जब भी एनिमल्स में ये ड्रग होता है, जब वल्चर्स इसको खाते थे डेड एनिमल्स को, वहाँ पे उनको उनकी बॉडी में डिक्लोफिनेक होता था, वो वल्चर्स मर जाते थे। तो इन वेटरनरी ड्रग्स पे, जो ये तो ह्यूमंस में भी एक डिक्लोफिनेक ये पेन किलर्स होते हैं, लेकिन एनिमल वाले जो वेटरनरी वाले पेन किलर्स होते हैं ना, उन पे बैन किया गया फिर, क्योंकि वल्चर्स मर जाते थे उससे जब वो उन एनिमल्स को खाते थे। तो स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एंड रोटिंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, स्कैवेंजर्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड और रोटिंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। स्कैवेंजर्स प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट सर्विस टू द इकोसिस्टम बाय रिमूविंग डिसइंटीग्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स एक्टिंग एज एन इनेट सैनिटेशन सिस्टम। एज अ सैनिटाइजर ये इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये डेड और रोटिंग जो सड़े हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खत्म करते हैं। स्कैवेंजर्स असिस्ट कंजर्व एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स रिसीव्ड फ्रॉम रोटेड फ्लैश within top trophic levels and thus are capable of transferring the energy and nutrients further away from the source of carrion। तो वो जब वो ये चीज़ें वो खाते हैं डेड और रोटिंग ऑर्गेनिजम्स को, उनको बहुत एनर्जी मिलती है। फिर आगे जाके जैसे इस ट्रॉपिक लेवल को बहुत एनर्जी मिली, आगे जाके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो होगी उनको इससे उनको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो मैंने आपको प्रीवियस MCQ सेशन में पढ़ा ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में, जैसे एक एक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होगा। जो ग्रास खाते हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल है, फिर जो उन जानवरों को खाते हैं वो एक और ट्रॉपिक लेवल होती है, फिर जो उन कार्निवोर्स को खाते हैं तो वो एक और ट्रॉपिक लेवल होती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। A mutual relationship between two organisms where both of them are benefiting from watching the other is called। एक डिफरेंट रिलेशनशिप्स होती है ना हमारे इस इकोलॉजिकल सिस्टम में बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। जब दो ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन ऐसी म्यूचुअल रिलेशनशिप होगी जहाँ पे दोनों को बेनिफिट मिलता होगा, एक दूसरे को देखने से, एक दूसरे के पास रहने से दोनों को बेनिफिट मिलता होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म एंड फूड चेन, इसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, mutualism is defined as an interspecies interaction that has favorable influence on participating species per capita reproduction और survivability। ठीक है, इंटरस्पीशीज मतलब एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज जब एक साथ रहते हैं तो दोनों जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ हेलियोफाइट अमंग द फॉलोइंग। जो हेलियोफाइट प्लांट्स होते हैं ना, उनमें इनमें से क्या फीचर नहीं है उनका? Stem with long internodes, numerous rootlets, long lateral roots, vigorous fruiting and flowering। तो इनमें से क्या फीचर नहीं है हेलियोफाइट का? स्टेम विद लॉन्ग इंटरनोड्स, ये इनका फीचर नहीं है। हेलियोफाइट्स आर हीट रेजिस्टेंट प्लांट्स। हेलियोफाइट हम किसको बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स जो बहुत तपती तेज धूप में वो रह पाते हैं, उनको हम हेलियोफाइट बोलते हैं। दे आर अडेप्टेड टू एन एनवायरनमेंट विद हाई लेवल्स ऑफ इंसोलेशन। तो मतलब ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे हाई लेवल्स ऑफ इंसुलेशन होता है, मतलब जहाँ पे बहुत डायरेक्ट सन रेज आती हैं, बहुत ये होता है
ठीक है, जो सन की रोशनी आती है. कोरस स्मॉल लीव्स विद हेयरी वैक्सी प्रोटेक्शन against excessive solar radiation and water loss are unique to the plant. The leaves have a lot of double palisade layers in their structure. देखो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना जहाँ पे गर्मी बहुत, जैसे डेजर्ट, ठीक है ना, डेजर्ट एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में क्या होता है, बहुत तपती धूप होती है ना, तो वहाँ पे हेलियोफाइट्स होते हैं, जो ऐसे प्लांट्स उगते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं. उनमें क्या होता है, उनमें जो स्टोमेटा होता है ना, जहाँ पे पानी बाहर आता है, वो बहुत ही छोटा होता है. उनके लीव्स भी बहुत छोटे होते हैं, इवन कांटे होते हैं वहाँ पे, या उनके जो अगर लीव्स होंगे ना उनमें वैक्सी ये होता है टेक्सचर, वो वैक्सी लेयर होते हैं लीव्स पे, ऊपर भी और नीचे भी. क्यों? सो दैट कि हीट से बच जाए. राइट, ओके. विच इज नॉट अ फीचर ऑफ, ओके, ये हमने किया. Which of the following is not a feature of R selected species? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इन स्पीशीज का? Reproduce quickly, the slow survival rate of progenesis, reproduce a large number of progenesis, paternal care. बताइए इनमें से क्या नहीं, कौन सा फीचर नहीं है इनका? तो बेसिकली पैटर्नल केयर आर सिलेक्टेड स्पीशीज जो होती है ना, उनमें पैटर्नल केयर नहीं होता है. रिप्रोड्यूस तो ये करते हैं क्विकली. बेसिकली देखो क्या था, आर स्पीशीज होती है स्मॉल एनिमल्स, जैसे फ्लाइज होती हैं, माइस होता है, ये इनकी जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको पैटर्नल केयर नहीं मिलता है. आर सिलेक्टेड स्पीशीज डज नॉट प्रोवाइड पैटर्नल केयर to the filial generations. The species belonging to this category are small animals like mice and flies. The defining trait of R selected species is the generation of small progeny accompanied by exponential population expansion. तो ये इनकी जो population है बहुत ज़्यादा expand हो जाती है ना, तो इसमें paternal care नहीं मिलता है. ओके, इसके बाद the term ecosystem was proposed by, term ecosystem किसने propose की थी? Lindman, A.G. Tansley, Grinnell, Truson. बताइए. A.G. Tansley ने ये प्रपोज किया था टर्म इकोसिस्टम. A.G. Tansley coined term ecology in 19 इकोलॉजी टर्म से दी Tansley ने. In 1935, Tansley defined the term as a unit where all the abiotic factors interacted in the environment. These biotic and abiotic factors are joined together through nutrient cycles, energy flows. Ecology is a study of organisms and with their interactions with their surroundings, and ecologist is a scientist who investigates the interaction between the living things and their environments. तो basically ecology term किसने दी है? A.G. Tansley ने. ecology क्या है? ecology एक study है, ecology study है एक, ठीक है, इट्स अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद देयर सराउंडिंग्स, कि ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग्स के साथ. जो इकोलॉजिस्ट होता है ना, जो इकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट होता है जो यही इन्वेस्टिगेट करता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग बींग्स होते हैं ना, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, ये इसने कॉइन की इकोलॉजी टर्म 1935 में. तो ये इकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, so A.G. Tansley is the right answer. What percentage of oxygen and carbon dioxide exists in the ecosystem? इकोसिस्टम में कितने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम अवेलेबल होता है? 20.95 एंड 0.004, 20.95 एंड 0.04, 20 एंड 0.40 एंड 20% एंड 0.440. ठीक है, तो ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखेंगे ना, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 20% होता है एंड 0.04% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर गैस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन गैस है, 78% है, 78% एटमॉस्फेयर में. इट कॉन्स्टिट्यूट 78% ऑफ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर. और अराउंड 20% ऑक्सीजन होता है, 0.04% क्या होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है. सबसे ज़्यादा गैस कौन होता है? नाइट्रोजन होता है. और ऑक्सीजन जो होता है वो हम इनहेल करते हैं, हम ह्यूमंस भी, एनिमल्स भी, और एक्सेल वापस क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस भी है, याद रख लेना. Which of the following is the smallest artificial ecosystem that has been sustained for a long period? सबसे छोटा
इकोसिस्टम, लेकिन जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिसको बनाया गया और जो सबसे ज़्यादा टाइम तक चला, सस्टेन रहा, वो कौन सा है? फेल्सोम पॉन्ड, फेल्सोम बोटल, फेल्सोम स्ट्रीम, नन ऑफ दीज। बताइए। फेल्सोम बोटल और सेल्फ सस्टेनिंग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स, ये सबसे ज़्यादा ये सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ये सबसे ज़्यादा टाइम सस्टेन इनने किया। ठीक है। डायजेस्ट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज एक्सप्लॉइट्स द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज इन द सेम वे। ठीक है। जो बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट सेम तरीके से करते हैं, उस ग्रुप ऑफ स्पीशीज को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी, एक्रेड्स, बायोम्स, गिल्ड्स। ग्रुप ऑफ स्पीशीज क्या है? जो एक्सप्लॉइट करते हैं बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स को सेम तरीके से। गिल्ड इसका आंसर है। गिल्ड बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है दैट शेयर रिसोर्सेज और एक्सप्लॉइट डाइवर्स रिसोर्सेज इन सिमिलर वेज। गिल्ड होता है, उस गिल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम रखते हैं, कलेक्ट कर, मतलब इस कैटेगरी में रखते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स जो रिसोर्सेज को डाइवर्स रिसोर्सेज को सिमिलर तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। शेयरिंग एन इकोलॉजिकल निशे इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ द गिल्ड। इकोलॉजिकल निशे को शेयर करना इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। गिल्ड में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिमिलर तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं या अपने रिसोर्सेज को इर्द गिर्द अपने एनवायरनमेंट को यूज करते हैं। ठीक है। विच आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम? इनमें से एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन है इकोसिस्टम के? एबायोटिक कंपोनेंट मतलब होता है नॉन लिविंग। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है लिविंग। राइट? ओके। तो इसका जो आंसर है दैट्स ऑल ऑफ द अबो। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड all the non-living things of an ecosystem. It constitutes gases, water vapor, rocks and soils of the ecosystem. Soil, protein, carbon. ठीक है। इसमें गैस आएगा, वाटर वेपर आएगा, रॉक्स आएगा, सॉइल आएगा एबायोटिक कंपोनेंट्स में। द सेट ऑफ इकोसिस्टम्स इज कॉल्ड, इकोसिस्टम्स का जो सेट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोम, नन ऑफ द अबो। उसको बोला जाता है बायोम। बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम्स आते हैं। बायोम इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड टू डिफाइन एन इकोसिस्टम ऑन अ, इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम बायोम बोलते हैं। इसमें भी एक इकोसिस्टम होता है। ऑन अ प्लेनेटरी लेवल बायोम्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज क्लाइमेटिक जोन हैविंग वेजिटेशन एंड एसोसिएटेड फौना। जैसे डेजर्ट वाला एरिया है ना, वो भी एक बायोम होता है, उसमें भी डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं, या कोस्टल एरियाज। ठीक है। तो इसको डिफरेंट बायोम, ये डिफरेंट बायोम्स होते हैं। एसिड रेन इज अ रिजल्ट ऑफ, एसिड रेन क्यों पड़ती है? ये किस चीज का रिजल्ट होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NH3 होता है अमोनिया, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। किस चीज के एक्सेस होने से एसिड रेन होता है? बताइए। सो एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4। एसिड रेन ऑल्सो नोन एज, जब रेन के साथ एसिडिटी होगी, pH वैल्यू कम होगा। pH जब कम होता है तो एसिडिक होता है, pH जब ज़्यादा होता है तो बेसिक होता है, pH जब 7 पे होता है तो न्यूट्रल होता है। ये पढ़ा है ना साइंस में। ठीक है। ओके। इसको हम एसिड रेन को एसिड डिपोजिशन भी बोलते हैं। It's a general phrase that refers to any type of precipitation that contains acidic compounds, जिसमें acidic compounds होते हैं, such as sulfuric और nitric acid. This can include acid rain, snow, fog, hail और even dust. तो जिसमें acidity ज़्यादा होती है, जिसमें acidic components होते हैं। The greenhouse effect in the atmosphere is produced due to, greenhouse effect क्यों produce होता है atmosphere में? Absorption and emission of infrared radiation by the atmosphere, absorption and emission of ultraviolet radiation by the atmosphere, absorption and emission of white light by the atmosphere, absorption and emission of the visible light by the clouds। बताइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम किसको बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन एंड, देखो, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर। यहाँ से जब सन की लाइट आती है ना, वो यहाँ पे पड़ती है अर्थ पे, और अर्थ इसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेजती है।
ये जो आती है यहाँ से और यहाँ से जो वापस चली जाती है ना रात को, इसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर होता है, वो इस इंफ्रारेड को वापस नहीं जाने देते, यहाँ पे ही रोकते हैं, ट्रैप करते हैं, और जिससे हीट अप हो जाता है हमारा अर्थ, उसी को ग्रीन हाउस अर्थ इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर है कि एडॉप्शन एंड रिएक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्क्राइब्स द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड, देख लीजिए ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। मतलब इससे ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, फिर ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है ना। द लॉन्गर वेवलेंथ्स ऑफ आउटगोइंग इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होता है लॉन्ग, ये जो वापस होता है ना, ये लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं इनके। इंफ्रारेड लाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज in the atmosphere. The infrared radiation is then emitted in all directions both upward and downward. तो उससे फिर अर्थ हीट अप हो जाता है, ये लॉन्ग वेवलेंथ्स होते हैं। द रिजल्ट ऑफ एसिड डिपोजिशन इज, अगर एसिड का एसिड रेन या कुछ भी हो, उस एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं, फिर डिपोजिशन होगी ना, एसिड डिपोजिशन होगा, उससे क्या होता है, डाइंग फॉरेस्ट्स एंड लैक्स एसिड इन डाइजेशन इन ह्यूमंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट लेसनेस ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाता है उससे, डाइंग फॉरेस्ट एंड लैक, जब एसिड डिपोजिशन होगा पत्तों पे, पेड़ पत्ते मुरझाएंगे, पेड़ कमज़ोर हो जाएंगे, लैक्स में जो होंगी, जो हमारे मैरीन एनिमल्स होंगे वो मर जाएंगे। एसिड रेन कॉजेज डिपोजिशन ऑफ एसिडिक कंपोनेंट्स इनटू द सॉइल विच इन टर्न रिजल्ट्स इन लोअर्ड फर्टिलिटी, उससे सॉइल फर्टिलिटी कम होती है सॉइल में, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ द ट्री पॉपुलेशन, उससे ट्री पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जब एसिडिक कंपोनेंट्स की इंक्रीज हो जाएगी कंसनट्रेशन, वाटर बॉडीज़ में एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, और उससे क्या होता है, एक्वेटिक फ्लोरा और फोरा होता है ना, जो हमारी वाटर बॉडीज़ में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, और हमारी जो फॉरेस्ट है ना, उनकी पॉपुलेशन भी, ट्रीज की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, और सॉइल इरोजन हो जाएगा, फर्टिलिटी कम हो जाएगी सॉइल की। द रीज़न फॉर सॉइल पोल्यूशन इज, सॉइल पोल्यूशन किससे होता है, क्या ओजोन से होता है, एरोसल से होता है, पैन से होता है, एसिड से होता है, एसिड रेन से होता है। तो सॉइल पोल्यूशन है वो एसिड रेन से होता है। एसिड रेन इज अमंग द सेवरल रीजंस फॉर सॉइल पोल्यूशन, एज द सॉइल गेट्स पोल्यूटेड विद एसिडिक कंपोनेंट्स इट लीड्स टू इंक्रीजिंग इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। उससे इनफर्टिलिटी ज़्यादा होती है, और मतलब फर्टिलिटी कम होती है, और जो एसिड रेन होता है ना, उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, और सॉइल की जो टेक्सचर है वो भी ख़राब हो जाता है, और प्लांट्स जो होते हैं फिर वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, कल्टीवेशन कम हो जाती है। ठीक है, ओके, सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने आज इसमें देखे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।